जी अस्सलाम वालेकुम। अगले साल के बजट में गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जो डिजिटल ट्रांजेक्शन होती हैं उसके ऊपर भी टैक्स अप्लाई किया जाए। इसमें बेसिकली जो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसमें आप चाहे सेलर हैं या बायर हैं, दोनों कैटेगरीज के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स प्लान करने की बात कर रही है। इसमें हम पांच मेन चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं इस लॉ में, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। रेट ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स दोनों क्या अप्लाई होते हैं आपके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी रिपोर्ट्स है जो कि सबमिट करनी पड़ेंगी एफबीआर को, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट में टैक्स रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स के लोगों के लिए कंपलसरी है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाएं सेल्स टैक्स में या इनकम टैक्स में, अगर वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। लास्टली, अगर आप एफबीआर के बताए हुए रूल्स के ऊपर अगर अपना एक्शन प्लान नहीं बनाते तो फिर कौन सी पेनल्टीज हैं जो कि आपके ऊपर अप्लाई हो सकती हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले डेफिनेशंस का हमारा टॉपिक है। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस करवाई गई। सबसे पहले कुरियर है। कुरियर मीन, जैसे हम सबको पता है, नाम से पता चल रहा है कि डिलीवरी की जो सर्विस है कंपनी, वो उसको कुरियर कंपनी कहा जाएगा। इसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड कलेक्शन ऑफ कैश ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, ये दोनों चीजें शामिल हो सकती हैं कि कैश भी कलेक्ट किया जाए और गुड्स डिलीवर किए जाए, या फिर खाली गुड्स डिलीवरी भी शामिल हो सकती है, क्योंकि कुछ पेमेंट ऐसी होती हैं जो कि ऑनलाइन प्रोसेस हो रही होती है, उस पर कैश कलेक्शन नहीं होती। इसमें आपकी फूड डिलीवरी सर्विसेज हैं, राइड हेलिंग, जिस तरह आपका यंगो है या इनड्राइव है या इस तरह बाइक या सर्विस है, वो भी इसमें शामिल होगी। इसके अलावा ई कॉमर्स डिलीवरी सर्विसेज जो कि जैसे टीसीएस है, लेपर्ड है और एमएनपी है, पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं बड़े प्लेटफॉर्म्स, ये सारे इसमें शामिल होंगे। ई कॉमर्स जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, इसमें लॉ के मुताबिक ई कॉमर्स में कौन से बिजनेस शामिल हैं? सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंडक्टेड ओवर कंप्यूटर नेटवर्क। सिंपल डेफिनेशन है कि अगर आपने अपने कंप्यूटर पे या अपने कोई भी डिवाइस यूज करते हुए आपने कुछ सेल या परचेज की ट्रांजेक्शन परफॉर्म की है, तो वो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कहलाती है। इसमें आपके वेबसाइट के थ्रू हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन है या ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जिस तरह दराज है, पाकविज है, ये सारे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं। यहाँ डिफरेंट सप्लायर्स अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं और जो कस्टमर्स हैं उस वेबसाइट को या उस ऐप के थ्रू उसको परचेज कर रहे होते हैं। उसको यूज कैसे करते हैं? मोबाइल फोन के थ्रू, आईपैड, टैबलेट या कोई भी ऑटोमेटिक कंप्यूटर टू कंप्यूटर ऑर्डरिंग सिस्टम है जिसके थ्रू सिस्टम चल रहा होता है ई कॉमर्स का। ऑनलाइन मार्केट प्लेस में कौन से बिजनेस शामिल है? मींस ऑनलाइन इंटरफेसेस दैट फैसिलिटेट फॉर अ फी द डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल बायर्स एंड मल्टीपल सेलर्स। मतलब इसका क्या है कि कोई ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसा इंटरफेस जो ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है बायर्स को और सेलर्स को कि वो मल्टीपल बायर्स और मल्टीपल सेलर्स एक ही जगह पे आके कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करें और उसके बदले में दराज अगर उस सप्लायर से कोई फी चार्ज करे, इसको कमीशन बोलते हैं, तो वो आपका ऑनलाइन मार्केट प्लेस कहलाएगा। जैसे दराज है, आपका पार्कव्हील्स है, इसके अलावा ओएलएक्स के ऊपर भी कुछ पेड सर्विसेज होती हैं, वो सारी आपके ऑनलाइन मार्केट प्लेस में कवर हो रहे होंगे। पेमेंट इंटरमीडियरी। पेमेंट इंटरमीडियरी का मतलब है अ बैंकिंग कंपनी, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग अ लाइसेंस फॉरेन एक्सचेंज कंपनी और पेमेंट गेटवे। जैसे कार्ड पेमेंट होती है, वहां पे वीजा, मास्टर कार्ड, यूनियन पे, सारे कार्ड एक्सेप्टेबल होते हैं। पेमेंट गेटवे होता है जो कंपनी इसके बैकएंड पे बैठी हुई है, वो वन लिंक है, वो पेमेंट इंटरमीडियरी का पार्ट होगी। कोई बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फॉरेन एक्सचेंज कंपनी है, वो भी बैंकिंग, वो भी पेमेंट इंटरमीडियरी में काउंट की जाएगी। लास्ट में डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज, क्योंकि गुड्स के मामले में तो ऊपर जो कुरियर कंपनीज हैं वो गुड्स डिलीवर कर रही होती हैं। सर्विसेज ऐसी चीज है जो आप फिजिकली कहीं किसी के पास नहीं पहुंचा सकते, उसको आप किसी मीडियम के थ्रू परफॉर्म करते हैं और वो किसी रिपोर्ट की फॉर्म में या किसी और भी ट्रांजैक्शन की फॉर्म में आपको अवेलेबल होती है। मीन्स एनी सर्विस डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स वेयर द डिलीवरी इज ऑटोमेटेड एंड रिक्वायर मिनिमल और नो ह्यूमन इंटरवेंशन। जैसे आपने कुछ चीज अगर खरीदी किसी बंदे ने ऑनलाइन और सेलर ने उसको अपने कस्टमर तक पहुंचाना है, तो उसके लिए उसको ह्यूमन इंटरवेंशन में आपका राइडर है जो आपकी चीज एक जगह से उठाएगा दूसरी जगह पे कस्टमर तक पहुंचाएगा, उसके बदले में कैश रिसीव करेगा, या अगर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है तो सिर्फ चीज डिलीवर कर रहा होगा। सर्विस के केस में ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती। उस केस में आपकी डिजिटली डिलीवर्ड सर्विस कहलाएंगी, जिसमें आप ऑटोमेशन के थ्रू कोई सर्विस प्रोवाइड करें। जैसे आप ऑनलाइन टेलीमेडिसिन, ई लर्निंग, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज हैं, आर्किटेक्चरल डिजाइन सर्विसेज हैं, रिसर्च एंड कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स हैं, अकाउंटिंग सर्विसेज, फ्रीलांसिंग की सर्विसेज होती हैं, वो भी आपके डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज में काउंट की जाएंगी। तो ये फर्स्ट टॉपिक था रिगार्डिंग डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि इस लॉ का पार्ट बनेगी। सेकंड में इन सारी सर्विसेज के ऊपर, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो लोग चीजें बेच रहे हैं, उसके बदले में उनको इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स फेस करना पड़ेगा। वो क्या होगा और वो टैक्स कौन विद होल्ड करेगा? विद होल्डिंग एजेंट जो है, इन केस ऑफ पेमेंट थ्रू डिजिटल मीन्स और अदर बैंकिंग चैनल, पेमेंट इंटरमीडियरी शैल विद होल्ड द टैक्स।
सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि जो टैक्स है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो विद होल्ड करे या कलेक्ट करे और गवर्नमेंट को जमा कराए। तो पेमेंट अगर आप कर रहे हैं ऑनलाइन रिसीव, जैसे आपने कोई अपनी वेबसाइट बनाई, वहां पे कार्ड पेमेंट आप एक्सेप्ट करते हैं, या आपने कोई फंड ट्रांसफर फैसिलिटी भी बनाई हुई है, उस केस में आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। लेकिन ज्यादातर ऑनलाइन वेबसाइट्स वो होती है जहां पे आपको बैंक पेमेंट कार्ड के थ्रू हो रही होती है, जैज कैश है या थ्रू बैंक अकाउंट है, या QR कोड के थ्रू भी आप अक्सर जगहों में पेमेंट प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो ऐसी ऑनलाइन प्लेसेस जहां पे आप डिजिटल मीन से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस केस में जिस बैंक के थ्रू या जिस पेमेंट इंटरमीडियरी के थ्रू पेमेंट प्रोसेस हो रही है वो विद होल्ड करेगी टैक्स। कितना विद होल्ड करेगी? इसमें दो टैक्सेस हैं, एक सेल्स टैक्स है और एक इनकम टैक्स है। सेल्स टैक्स आपका विद होल्ड होगा 2% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज इन केस ऑफ डिजिटली डिलीवर्ड ऑर्डर्स। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 सिर्फ आपका अप्लाई होता है ऑन द गुड्स, सर्विसेज के ऊपर वो अप्लाई नहीं होता। तो सेल्स टैक्स 2% का सिर्फ अप्लाई होगा अगर आप ये ऑनलाइन चीज बेच रहे हैं जो फिजिकली एग्जिस्टेंस रखती है। उस केस में 2% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब अगर आपने कोई 1000 की चीज बेची है तो 1000 की चीज के पीछे आपके 20 रुपए विद होल्ड किए जाएंगे इस बैंक की तरफ से, जब आपकी वो पेमेंट प्रोसेस करेगा आपके अकाउंट में। इनकम टैक्स के बारे में बात करें तो 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेड। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो टैक्स का बर्डन है ये एंड कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। सेल्स टैक्स कभी भी मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर खुद बेयर नहीं करता। वो जो भी चीज बेच रहा होता है वो आगे अपनी प्राइस में उसको ऐड करता है और कस्टमर को उस एडिशनल वैल्यू को वो उसमें उसका टैक्स ऐड करता है, ताकि जब उसका विद होल्ड हो तो उसका अपना मार्जिन डिस्टर्ब ना हो। तो ये 2% भी एक तरह से सप्लायर के ऊपर टैक्स नहीं लगा रहा, सप्लायर ने अपनी कॉस्ट में इसको ऐड कर देना है और उसको आगे पास ऑन कर देना है अपने जो आपकी सेल प्राइस होगी उसमें ऐड करके उसको पास ऑन कर देगा कस्टमर को। तो 2% कस्टमर पे करेगा। अब इनकम टैक्स भी वो ऐड करने जा रहा है, उसमें है 1% ऑफ द ग्रोस अमाउंट पेड विद द अमाउंट पेड डज नॉट एक्सीड ₹10,000। अब जो इनकम टैक्स का मैकेनिज्म है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और एक मतलब हैरानकुन चीज है कि FBR ने क्या सोच के, गवर्नमेंट ने क्या सोच के ये प्लान बनाया कि हम एक गरीब बंदे को ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं और अमीर बंदे को जैसे पहले से होता हुआ आया है उसको कम वैल्यू पर टैक्स कर रहे हैं। इसको अगर आप स्टडी करें तो आप देखें यहाँ पे 1% टैक्स है अगर आप 10,000 तक की शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, 2% टैक्स है अगर आप 20,000 तक की शॉपिंग करते हैं। और यही ट्रेंड अगर फॉलो किया जाए, जो ज्यादा अमाउंट स्पेंड कर सकता है उसको ज्यादा टैक्स देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो 20,000 से ज्यादा की शॉपिंग करेगा उसको टैक्स देना है 0.25%। मतलब अगर आपने 20,000 की शॉपिंग की है तो आपको टैक्स देना पड़ा है ₹400। लेकिन वही अमाउंट अगर आपकी 21,000 हो गई तो 21,000 आपका टैक्स बनेगा ₹52, जो कि 0.25% है। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट की है और आपकी ये अमाउंट्स इस स्लैब में फॉल कर रही है तो आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। ये टैक्स भी सप्लायर अपनी प्राइसिंग के अंदर इसको ऐड कर देगा और इसका इम्पैक्ट भी वो फॉरवर्ड करेगा एंड कंज्यूमर को। बेशक वो पेमेंट सप्लायर की है उसमें से टैक्स पे होल्ड हो रहा है, लेकिन सप्लायर को जब पता है ये लॉ आ गया तो उसने अपनी प्राइसिंग बढ़ा देनी है, तो एंड कंज्यूमर के ऊपर सारा बर्डन शिफ्ट हो जाएगा। इस पॉइंट में डिस्कशन की है डिजिटल पेमेंट अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको वही पेमेंट COD ऑर्डर है, आपका कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर है और जो डिलीवरी सर्विस कंपनी है, कोरियर सर्विस कंपनी है, वो आपका कैश कलेक्ट कर रही है, तो उस केस में अब यहाँ पे अमाउंट के ऊपर कैप नहीं लगाई गई, कैटेगरी पे कैप लगाई गई। यहाँ पे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप अगर कोई चीज ऑनलाइन परचेज करते हैं और उस पे पेमेंट ऑनलाइन करते हैं डिजिटल मीन के थ्रू, तो उसमें आपको अमाउंट के ऊपर स्लैब वाइज टैक्स लगाया जा रहा है। लेकिन वही चीज अगर आप कैश पे परचेज करेंगे तो उसमें स्लैब रेट नहीं लगेगा, उसमें देखा जाएगा कि आपने क्या चीज परचेज की है, उस चीज की नेचर के ऊपर टैक्स अप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखें सेल्स टैक्स की अमाउंट वही है, सेल्स टैक्स में कोई चेंज नहीं है, 2% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू सप्लाईज इन केस ऑफ डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स पे आए तो इनकम टैक्स में आपका 0.25% टैक्स है अगर आपने जो चीज परचेज की है वो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल गुड्स है और आपने उसकी पेमेंट की है कैश में, तो फिर आपको 0.25% टैक्स पे करना है। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या इलेक्ट्रिकल गुड्स आपने कार्ड पेमेंट पे परचेज की तो फिर आपको इन 3 स्लैब्स के अंडर टैक्स किया जाएगा। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं डिजिटल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, जिसमें बैंक्स और जो सप्लायर्स, जिसमें हमेशा से लड़ाई चलती रहेगी कि मेरा ये COD ऑर्डर था या मेरा ये ऑनलाइन ऑर्डर था, उसके ऊपर वो बहस करते रहेंगे और इसमें लिटिगेशन की तरफ मामला जा सकते हैं। सेकंड में अगर आप ये चीज बेच रहे हैं, वो क्लोथिंग आर्टिकल है, अपैरल या गारमेंट्स वगैरह अगर आप बेच रहे हैं ऑनलाइन और उसके ऊपर आप COD ऑर्डर आपने डिलीवर किया है, तो आपकी जो अमाउंट कुरियर सर्विस कंपनी रिसीव करेगी, आपको जब वो पैसे वापस करेगी तो फिर उसमें से 2% का वो इनकम टैक्स काटेगी। अगर वो कपड़े आप बेच रहे हैं ऑनलाइन, जितने भी शॉपिंग ब्रांड्स हैं जैसे फैशन ब्रांड्स हैं उनमें उनको अगर COD ऑर्डर आएगा तो कस्टमर को 2% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात ये होगी कि जब कोई ऑर्डर प्लेस किया जाएगा तो उसकी प्राइसिंग किस तरह सेट करेंगे। कस्टमर जब कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करेगा तो उसकी कुछ और अमाउंट निकल के आएगी, क्योंकि अपना सप्लायर तो अपना मार्जिन
कम नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई चीज है जो कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो आपने परचेज किया, उसकी वैल्यू 20,000 रुपये है, लेकिन आपने उसकी कार्ड पेमेंट की है, तो फिर आपको यहाँ 2% टैक्स देना पड़ता है। वही चीज अगर आप कैश पे करेंगे तो फिर आपको 0.25% देना पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कैश इकोनॉमी को प्रमोट कर रही है, डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट कर रही है, कुछ भी क्लियर नहीं है, बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दिया गया है। लास्ट कैटेगरी में, अगर इन दो कैटेगरीज के अलावा जो गुड्स हैं, इनके अलावा कोई चीज अगर आप बेच रहे हैं, तो फिर उस केस में 1% का टैक्स विदहोल्ड होगा सप्लायर की पेमेंट में से, अल्टीमेटली जो कि एंड कंज्यूमर को ही फॉरवर्ड किया जाएगा। इन दो टॉपिक्स में हमने रेट डिस्कस किए, इनकम टैक्स के और सेल्स टैक्स के, और ये दोनों टैक्सेस अप्लाई हो रहे हैं आपके पर्सन सप्लाइंग डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स और डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज फ्रॉम विद इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बैठ के अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ई कॉमर्स का, तो आपके ऊपर ये रेट्स अप्लाई होंगे। थर्ड टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग टैक्स रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। हमने तीन मेजर पार्टीज का डिस्कशन किया है। एक पार्टी वो है जिसका टैक्स विदहोल्ड हो रहा है, जो कि है ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जिसके पास बैठे काफी सप्लायर्स काम कर रहे हैं। सेकंड पार्टी है आपकी बैंक या पेमेंट इंटरमीडिएट जिसको आप बोल रहे हैं। थर्ड पार्टी है आपकी कुरियर सर्विस, जो सीओडी ऑर्डर्स के ऊपर पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। इस केस में जो पेमेंट इंटरमीडिएट और कुरियर सर्विस कंपनी है, उसने एक स्टेटमेंट फाइल करनी है, जो कि क्वार्टरली वो फाइल करेगी विद होल्डिंग स्टेटमेंट, कमिश्नर को सबमिट की जाएगी। इसमें जितना टैक्स डिडक्ट किया जाएगा रिगार्डिंग सेल ऑफ डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ईच क्वार्टर ऑफ अ टैक्स ईयर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। हर 3 महीने बाद एक स्टेटमेंट फाइल करेंगे विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट। उसमें आप बताएंगे नेम, सीएनआईसी या एनटीएन एंड एड्रेस ऑफ द सेलर, किस सेलर के नाम पे आपने पेमेंट रिसीव की या आपने कितना टैक्स काटा वो आप बताएंगे। ट्रांजैक्शन डेट, यूनिक आइडेंटिफाइंग इनवॉइस नंबर या टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू ये बताएंगे। टोटल अमाउंट कितना आपने टैक्स विद होल्ड किया सेलर का। लास्ट में इसके अलावा कोई और अगर एफबीआई फ्यूचर में जाके कोई चीज पूछता है तो भी आपको बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, उसने एक स्टेटमेंट फाइल करनी है मंथली बेसिस के ऊपर, जिसमें वो बताएगा नेम, एड्रेस, सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एवरी वेंडर रजिस्टर्ड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म सप्लाइंग डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी वेंडर्स उस कंपनी की वेबसाइट पे या प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर होके आगे अपनी बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, उनका एड्रेस, नाम, टैक्स नंबर और सारी डिटेल्स आपने प्रोवाइड करनी है कि जो वो बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में बताना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए दराज के पास जितने भी वेंडर्स बैठे हैं, उन सब का डाटा अब एफबीआर को रिसीव होगा। इसके अलावा और जो मार्केट प्लेसेस जो पाकिस्तान में काम करी, उनका डाटा भी एफबीआर को रिसीव होगा। इसमें ट्रांजैक्शनल डाटा बताया जाएगा, एग्रीगेट क्वांटम ऑफ सेलर्स मंथली टर्नओवर, एक सेलर ने एक महीने में कितना रेवेन्यू अर्न किया वो बताया जाएगा। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द वेंडर्स बैंक अकाउंट अगेंस्ट सच सेल ट्रांजैक्शन, क्योंकि जब आप पेमेंट प्रोसेस करते हैं तो पेमेंट डायरेक्टली सेलर के अकाउंट पे नहीं जाती, ऑनलाइन मार्केट प्लेस के पास जाती, वहां से वो आगे मंथली बेसिस पे या जो भी फ्रीक्वेंसी सेट होती है उस पे वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रही होती है। अब यहाँ पे वो उसका टैक्स भी बताएंगे और कितने पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए किस रेवेन्यू के अगेंस्ट, वो भी बताया जाएगा एफबीआर को। फोर्थ पॉइंट में डिस्कशन करेंगे टैक्स रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स की, किन किन बिजनेसेस को या किन किन लोगों को जो ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं करने का, सेल्स टैक्स में इनकम टैक्स में रजिस्टर होने की रिक्वायरमेंट है। Every person, including a non-resident person, selling digitally ordered goods from within Pakistan through online marketplace, website, or software application, as the case may be, shall apply in the prescribed form and in the prescribed manner for registration of income tax, sales tax. अब यहाँ पे देखिए किसी को एग्जामेशन नहीं दी गई, एवरी पर्सन की बात की, इसमें एनआरपी भी शामिल है, नॉन रेजिडेंट कंपनी, नॉन रेजिडेंट पर्सन भी शामिल है, कि अगर वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है पाकिस्तान में बैठ के, तो उसको इनकम टैक्स से दोनों में रजिस्टर होना कंपलसरी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, जो होम बेस्ड बिजनेसेस हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, या घर बैठ के कोई भी एक चीज बेची जा रही है, या कोई वन टाइम अगर किसी ने कोई चीज बेची है, जैसे OLX पे या पार्कव्हील पे किसी ने अपनी गाड़ी सेल कर दी है, वो वन टाइम सेल कर रहा है, वो उसका बिजनेस नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा। तो उस केस में एफबीआर ने एक एग्जाम्पशन दी है कि ऐसे बिजनेसेस जो होम बेस्ड हैं या जो सिर्फ वन टाइम एक चीज बेच रहे हैं, उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स अप्लाई नहीं होंगी। इस चीज को बिल का पार्ट बनाया जाएगा। रिवाइज्ड बिल का जो ड्राफ्ट है वो हमें 26 जून को अवेलेबल होगा, जिस दिन नेशनल असेंबली का सेशन है, और इस बिल को अप्रूव किया जाएगा उसी दिन। सेकेंड पॉइंट में, अगर यहाँ पे जो बंदा सेलर है जो कि काम करना चाह रहा है, अगर वो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाता, तो फिर अगली जिम्मेदारी ऑनलाइन मार्केट प्लेस की है कि वो उसको अपने प्लेटफॉर्म पे काम करने की इजाजत ना दे। इसका मतलब यह है कि एफबीआर खुद से कोई काम नहीं करना चाह रहा, वो ये कह रहा है कि जितने भी काम है, टैक्स कलेक्ट करना है, किसी बिजनेस को रजिस्टर करना है, तो वो भी कोई तीसरा बंदा ही मुझे करके दे, मैं वो भी इन्फोर्स नहीं कर सकता। यहाँ पे देखें, अब दराज की जिम्मेदारी हो गई कि जो भी वेंडर उसके वेबसाइट पे अकाउंट बनाएगा, पहले वो उसको कहेगा पहले तुम जाके सेल्स टैक्स में रजिस्टर हो, इनकम टैक्स में रजिस्टर हो, फिर जाके काम करोगे। अब यहाँ पे जिम्मेदारी शिफ्ट हो गई
दराज के ऊपर या जो भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, अब अगर वो उसको अलाउ करता है तो उसमें पेनल्टीज भी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एवरी ऑनलाइन मार्केट प्लेस और कुरियर इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स बाय सप्लाइंग डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स फ्रॉम विद इन पाकिस्तान शेल नॉट अलाउ एनी पर्सन टू यूज देयर सर्विसेज। जिम्मेदारी आ गई मार्केट प्लेस की कि वो उसको अलाउ नहीं कर रही होगी। लास्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे पेनल्टीज, कि आपको डिफरेंट डिफॉल्ट्स के केसेस में कितनी पेनल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। सबसे पहले नॉट डिडक्टिंग टैक्स और नॉट पेइंग द टैक्स। जैसे ऊपर हमें देखा विदहोल्डिंग एजेंट्स ने टैक्स विदहोल्ड करना, अगर वो टैक्स विदहोल्ड नहीं करते या अगर वो टैक्स विदहोल्ड करते हैं तो आगे एफबीआर को पे नहीं करते, तो फिर उस केस में 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, जितनी भी अमाउंट का टैक्स इन्वॉल्व है उस ट्रांजेक्शन में, वो उसका 100% मल्टीप्लाई कर दें तो वो पेनल्टी चार्ज की जाएगी उस विदहोल्डिंग एजेंट को। सेकंड डिफॉल्ट, फेलियर टू फर्निश प्रेस्क्राइब्ड स्टेटमेंट्स। अगर जो रिपोर्टिंग स्टेटमेंट्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर आप मीट नहीं करते तो फिर उस केस में आपको 5 लाख रुपए का फाइन होगा पहली दफा, और उसके बाद हर एक डिफॉल्ट के ऊपर आपको 10 लाख रुपए का फाइन किया जाएगा। थर्ड कैटेगरी में, अगर कोई सेलर ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे अपनी कुछ चीजें बेच रहा है लेकिन वो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, तो भी उस सेलर को या उस बिजनेस को 5 लाख का फाइन होगा पहली दफा, और उसके बाद हर दफा जब वो आइडेंटिफाई किया जाएगा उस चीज को तो 10 लाख रुपए का फाइन किया जाएगा उस बिजनेस को। थर्ड कैटेगरी में, अगर कोई मार्केट प्लेस किसी ऐसे सप्लायर को अलाउ कर रही है उसका उसका प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए जो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी सेम वैल्यू ऑफ फाइन ऑनलाइन मार्केट प्लेस को भी लगाया जा सकता है, जो कि 5 लाख और 10 लाख में वेरी करेगा। लास्ट में, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते और कंटिन्यू डिफॉल्ट में, तो एफबीआर ने आपको नोटिस भी किया, आपको कहा भी रजिस्टर हो जाए, लेकिन आप अपने आप को रजिस्टर नहीं कर रहे, तो फिर उस केस में एफबीआर आपका बैंक अकाउंट, जो बिजनेस बैंक अकाउंट है, वो बंद कर सकता है, फ्रीज कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन आपको करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आपका बिजनेस सील किया जा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी में आपके लैपटॉप्स वगैरह हैं, गाड़ी है, कोई और डिफरेंट एसेट्स हैं जो कि मूवेबल कैटेगरी के में होते हैं, वो भी सीज किए जा सकते हैं। इस और लास्ट में, एफबीआर अपना कोई बंदा आपके बिजनेस पे बिठा सकता है जो कि आपके बिजनेस को मॉनिटर करेगा टाइम टू टाइम और रियल टाइम रिपोर्टिंग करेगा एफबीआर को। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो कि एफबीआर के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो विद इन 30 डेज अपील फाइल कर सकता है बोर्ड को या चीफ कमिश्नर को, और उसके बाद जो भी ऑर्डर किया जाएगा वो फाइनल होगा। तो ये रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग टैक्स ऑन पेमेंट्स फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, जो कि नए बजट का पार्ट है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 26 जून को उसको अप्रूव कर दिया जाएगा, और उसके बाद ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काफी ज्यादा टैक्सेस अप्लाई कर दिए जाएंगे, और डिजिटल पेमेंट्स और कैश पेमेंट्स के ऊपर, दोनों के ऊपर सेपरेट टैक्स अप्लाई होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक को डिस्कशन होगी। अपने ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।